अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बाद ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। बड़ा दिलचस्प है इसको समझना। टैरिफ पर चीन ने अमेरिका को आंख दिखाई है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने चीन पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ने अपना 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो अमेरिका उस पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। साथ ही ट्रंप ने चीन के टैरिफ वापस न लेने पर उसके साथ सभी किस्म की बातचीत बंद कर देने की भी धमकी दी है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कुछ मेहमानों से बातचीत करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है। अमेरिका भले ही सुपर पावर है, लेकिन टैरिफ पर चीन ने अमेरिका को आंख दिखाई है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने चीन पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप की ये चेतावनी चीन की ओर से अमेरिकी सामान पर 34% टैरिफ लगाने के बाद आई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ने अपना 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो अमेरिका उस पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। साथ ही ट्रंप ने चीन के टैरिफ वापस न लेने पर उसके बाद सभी बातचीत बंद कर देने की धमकी भी दी है। दूसरी ओर चीन ने ट्रंप की नई धमकी को इसे गलती पर गलती करार देकर आर पार की लड़ाई ठानी है। अमेरिका की ओर से टैरिफ के ऐलान के बाद चीन ने भी 34% जवाबी टैरिफ लगाए हैं। इस बीच खबर है कि एलोन मस्क ने चीन पर टैरिफ हटाने को लेकर निजी तौर पर ट्रंप से बात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने चीन पर अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की थी और निजी तौर पर ट्रंप को यह सलाह दी थी कि चीन पर लगे टैरिफ को हटा दिया जाए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त टैरिफ नियमों ने वैश्विक व्यापार युद्ध को हवा दे दी। यूरोपीय संघ ने भी 25% जवाबी टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। नतीजा, दुनिया भर के शेयर बाजार लगातार गिरते जा रहे हैं। तेल की कीमतें 60 प्रति बैरल तक गिर गई हैं। ताइवान और दक्षिण कोरिया बातचीत की राह तलाश रहे हैं, पर ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय शेयर बाजार में 1.5% उछाल आया है, लेकिन बाकी दुनिया संकट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये मामला बड़ा लंबा जाएगा। आज संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन अफेयर्स के जाने माने एक्सपर्ट हैं। हम तो इन्हीं से सुनते हैं, सीखते हैं। फिर वो अंशु जी हों या अन्य हमारे आकाश जिंदल जी हों, बाकी लोगों से हम बातचीत करते हैं। जितना इनसे सीखते समझते हैं, वो फिर आज हमने भी एक ज्ञान दिया है इसके ऊपर। सचिन शर्मा आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, नए मेहमान के तौर पर होंगे आज पैनल पर। तो सचिन जी, आपका विशेष स्वागत करता हूं। और संजीव जी से बातचीत चल रही थी, तो संजीव जी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आज बात में मैंने अपनी राय ये रखी कि मुझे लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच में जो खींचतान चल रही है, इससे भारत को फायदा होगा और भारत को फायदा दोनों ही देशों की तरफ से होगा। हालांकि ये चुनौती भी देगा कि हमें अपने प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। हम अपने जो आयात करते हैं उनको सीमित करना होगा। निर्यात जिसको आवश्यकता पड़ रही है आयात की ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपने निर्यात को हम उतना मजबूत कर पाएं। क्या ऐसी कोई संभावना है या दूर की कौड़ी है? नहीं प्रवीण जी, आपने बिल्कुल ये सटीक असेसमेंट किया है कि इसका जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर का जो लाभ है वो भारत को मिलेगा। और यदि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं लाते हैं, यदि उसको कंटिन्यू करते हैं, तो जाहिर है कि ये ग्लोबल जो एक ट्रेड वॉर की शुरुआत करेगा, और जिसको कि चाइना वर्तमान समय में जाहिर है कि वो उसको लीड करने की मंशा रखता है। तो ये अगर यूएस चाइना के बीच में जो दो बड़ी इकोनॉमीज हैं और मेजर इकोनॉमीज हैं, उनके बीच में ट्रेड वॉर शुरू होती है, तो ये भारत के लिए अनेकों अवसर पैदा करेगा। और ये जो अवसर है, ये जाहिर है कि दोनों ही तरफ से होगा, और भारत को अपने आप को इसके लिए तैयार भी रखना होगा कि जो ये अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको भारत को कैसे उसकी यूटिलाइज करना होगा, अपने आर्थिक हितों के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कैसे इसे यूटिलाइज करना होगा, इसके लिए अपनी तैयारियां हमें दुरुस्त रखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं ओवरऑल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि इस बात की संभावना दिखाई देती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को अपनी इस पॉलिसी में बदलाव करने पड़ सकते हैं। और ये जो बदलाव हैं, यदि अमेरिका नहीं करता है तो अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा ये
हानिकारक साबित हो सकता है, जैसा कि हम आपके चैनल पे डिस्कस करते रहे हैं जी जी कि चाहे अमेरिका की जो इकोनॉमिक इमेज हो या उसकी जो स्ट्रेटेजिक इमेज हो, सभी इससे बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने एक बहुत ही घाटे का सौदा कर लिया है, तो ऐसे में वो अपनी इन नीतियों से यू टर्न करने से भी नहीं चूकेंगे। इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये बहुत प्रबल संभावना दिखाई देती है कि अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव लाएगा। इसको बहुत लंबे समय तक वो सस्टेन नहीं कर सकता। जी यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एडमेंट बिहेवियर, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बहुत स्टब बॉर्न बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, और यदि उसको कंटिन्यू करते हैं, तो जाहिर है कि इसका जो सबसे बड़ा हालांकि नुकसान आपने है जो वो स्वयं समस्या उठाना बताई, पड़ेगा। आपका आपने जो अंत में बात कही उससे सवाल और गंभीर हो जाता है कि एडमंड तो है ही वो, अब अगर हैं तो फिर इसमें समस्या ये बरकरार रहेगी, ये डेडलॉक लगा रहेगा। सचिन शर्मा जी आजकल तमाम चैनलों पर अपनी राय रख रहे हैं, तो आइए उनको भी जरा सुनते हैं। सचिन जी, ये बताइए मुझे आप कि अभी जब आप इस तरह के बयान देखते हैं तो ये आपको डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल बिहेवियर है, उनके बारे में भी काफी चर्चा होती है, वहां तक सीमित लगता है? एकदम ऐसा लग रहा है जैसे घर के, अच्छा तुमको ये नहीं करना चाहिए था, ये तुमने गलत कर दिया, ये तुमने रॉन्ग टर्न ले लिया, इस तरह की बहसबाजी चल रही। क्या ये आपको सीरियस इश्यूज लगते हैं, या आपको लगता है कि एक ईगो क्लैश चल रहा है, या फिर गंभीरता से देखा जाए तो पहली और दूसरी बड़ी इकोनॉमी के बीच, क्योंकि पहली को खतरा किससे, दूसरे से तो है, इस चक्कर में चाइना पर सीधा हमला कर दिया गया है, भले ही इकोनॉमिक वॉर हो। आप सही कह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, वो जब से उन्होंने अपनी नई कुर्सी संभाली है, अपने नया सेशन में आए हैं, वो एक माइंडसेट से आए हैं। उनका माइंडसेट ये है कि भाई मेरे को अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो पिछले कुछ समय से जो जो कंट्रीज अमेरिका के साथ बिजनेस कर रही हैं, जिनके साथ उनका डेफिसिट रहा है, उनका उनका मुद्दा ये है कि मुझे अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं थर्ड टर्म भी कहीं ना कहीं है उनके दिमाग में। और अगर वो अमेरिका के अंदर एक टर्न अराउंड गेम कर पाएंगे फाइनेंशियली, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को एक अमेरिकन सिटीजन्स के सामने या अमेरिका की जनता के सामने, आवाम के सामने रख पाएंगे कि देखिए मैंने सेकंड टर्म में इतना कुछ रिफॉर्म्स करे हैं, मैंने इतना प्रॉफिटेबल किया है, इकोनॉमी को इतना डेवलप किया है, तो मुझे तीसरा टर्म भी देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, उनका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं, इनफैक्ट कल उन्होंने जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने उसमें बड़ा ही क्लियरली बोला है कि मुझे चीन को खत्म कर देना है, मुझे चीन की इकोनॉमी को खत्म कर देना है। अब अगर आप किसी भी देश के बारे में जो कि नंबर 2 देश है, अगर आप उसके बारे में इस तरह के बयानबाजी करेंगे कि मैं उनको खत्म कर दूंगा, या मैं उनका ट्रेड्स खत्म कर दूंगा, मैं उनके ग्लोबल इकोनॉमी खत्म कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं चीन भी एक पावर है आज की डेट में, नंबर 2 है, और वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं इसमें नंबर 1 की पोजीशन जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी फाइट चल रही है। और जो भी इस फाइट हाँ, को लंबे ये समय इंपॉर्टेंट है तक सचिन जी। थोड़ा एक सप्लीमेंट क्वेश्चन है आप ही से, ये मुझे ये बताएं कि नंबर 1 नंबर 2 तो है ही, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 में फासला कितना है? मतलब कितनी ताकत अमेरिका की चीन के मुकाबले आज दिखाई देती है? देखिए, चीन जो है, चीन का जो अपना इन्वेस्टमेंट्स है, चीन ने जो अपने आप को पिछले 25 से 30 साल में जो डेवलप किया है, उन्होंने अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह डेवलप किया है, और उन्होंने अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट किया है, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, चाहे वो एरोस्पेस के क्षेत्र में हो। तो चीन जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर अमेरिका को अपना वर्चस्व कायम रखना है, तो कहीं ना कहीं चीन को, उनको ट्रेड के ऊपर चीन को कहीं ना कहीं दबा के रखना पड़ेगा। और आप जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में चीन का कोई मुकाबला नहीं है, चीन की प्रोडक्शन का कोई मुकाबला नहीं है। चीन स्टार्टअप्स के अंदर अगर आप देखते हैं, चीन अपने एंट्रप्रेन्योर्स के पास जाके खुद बोलता है कि आप बताइए आपको हमारे से क्या पॉलिसीज चाहिए, क्या फ्रेमवर्क्स चाहिए, किस तरह हम आपकी स्टार्टअप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको फंड कर सकते हैं, जो कि शायद हमारे भारत में नहीं होता है। अभी पीयूष गोयल जी ने पिछले दिनों बयान दिया था। तो चीन का जो एक अपनी इंटरनल ग्रोथ के लिए जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं मुझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि चीन अमेरिका से ज्यादा ओपन है ऑन बिजनेस, ऑन आइडियाज, ऑन स्टार्टअप्स एंड ऑन ग्रोथ। जी संजीव जी, ये सवाल थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि चीन ने अपनी ताकत को बढ़ाया प्रोडक्शन के जरिए, और मेरे तो सर के ऊपर से जाता है वैसे इकोनॉमिक्स में, कई बार आपको भी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक रिसर्च पेपर मिल गया
और 2021 का है हालांकि, बट उसमें आपको अमेरिका और चाइना ट्रेड बड़े डिटेल में मिलता है उस पेपर में। और जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि बेशक दोनों की इंटरडिपेंडेंसी हो, फिर भी अमेरिका का आयात बहुत ज्यादा है चीन के मुकाबिल। चीन को जरूरतें पड़ती है अमेरिका से सामान लेने की, लेकिन अमेरिका सामान ज्यादा जाता है। क्या ये एक पॉइंट हो सकता है? दूसरा, चीन की जो जरूरतें हैं वो हो सकता है क्योंकि चीन कमा ज्यादा रहा है, खर्च कम कर रहा है, और उसका डिफरेंस, वो जो डिफिसिट आता है वो काफी बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा चीन को बड़ा फर्क पड़ेगा इससे, अमेरिका को उतना फर्क नहीं पड़ता। यहां से ले रहे थे, कहीं और कोई बना देगा, भारत जैसा कोई देश हो उसको आगे बढ़ा दिया तो वो बना के दे देगा। ये कितना फिजिबल है? देखिए प्रवीण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूं सचिन जी से, आपने जो सवाल किया। देखिए चाइना की इकोनॉमी आज नंबर 2 इकोनॉमी अगर बनी है तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही चाइना को वो स्पेस दिया, वो मौका दिया। 1979 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए चाइना में, उसके बाद से जो बड़े स्टार्टअप, बड़े जो सप्लाई चेन से स्थापित की गई, अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज ने वहां पर इन्वेस्ट किया। शायद है कि अमेरिका अपने लाभ के लिए वहां गया था, चीप लेबर वहां मिल रहा था, रिसोर्सेस मिल रहे थे, और जो सप्लाई चेन से स्थापित की उससे अमेरिका अपनी कंपनीज के नाम पर सारा जो प्रोडक्शन लाइन उन्होंने चाइना के अंदर विकसित कर दिया था। और जब अमेरिका गया तो अमेरिका के जो एलाइज थे वो भी गए, उसके पार्टनर्स भी गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके उभरा, एक जो इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन करके उभरा। लेकिन चाइना की ये जो इकोनॉमी है, जाहिर है कि अगर नंबर 2 है तो विश्व के सपोर्ट से है, अमेरिका ने उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और आज यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू होता है तो इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो चाइना को उठाना पड़ेगा। मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और जैसे कि आपने कहा कि चाइना बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो सामान है वो अमेरिका को जो है बेचता है, पूरे विश्व को बेचता है। भारत को भी उसने भारत में भी वो सामान अपने बेचता है। तो जाहिर है कि ये जो ग्लोबल जो इकोनॉमी में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका के संदर्भ में जो परिवर्तन आएंगे उसका जो खामियाजा है वो चाइना को भुगतना पड़ेगा। लेकिन चूंकि चाइना आज एक बड़ी इकोनॉमी बनकर के उभर चुका है, और चाइना एक ऐसा राष्ट्र है, मैं यहाँ पर अवश्य ऐड करना चाहता हूं कि वो आपदा में अवसर की तलाश में रहता है। और एक ऐसे समय में कि जब चाइना ये देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ चाइना के ऊपर बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने एलाइज और पार्टनर्स को, अपने क्लोज पार्टनर्स को, भारत, इजराइल जैसे राष्ट्रों को नहीं छोड़ा है, कनाडा, मेक्सिको को नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में जो एक ग्लोबल रिस्पांस तैयार हो रहा है अमेरिका के संदर्भ में, उसको चाइना लीड करने की मंशा रखता है। वहां पर भी वो अपने लीडरशिप के रोल को क्लेम करने की मैं उसमें मंशा देखता हूं। और चाइना का ये जो कड़ा जो बयान आया है, बहुत रिस्पांस आया है कि किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे, ये जाहिर है कि पूरे विश्व में ऐसे, हालांकि मैंने संजीव जी ये देखा है कि जब भी दुनिया में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बड़ा फैसला या कोई ऐसा जो बिल्कुल हिला कर रख दे फैसला लिया जाता है तो उसका विरोध होता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर उसको सस्टेन किया जाता है तो बड़े क्रांतिकारी कदम भी कहलाते हैं। हालांकि आप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मघाती कदम भी हो सकता है, और कई इकोनॉमिस्ट भारत में ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब इसमें सिर्फ चीन टारगेट है या फिर सचमुच में वो अमेरिका को प्रथम रखने की जो उनकी मंशा है या सपना है उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। टैरिफ वॉर पर काफी महत्वपूर्ण बातें सामने आई। सचिन जी मुझे बताएं आप कि अभी जो ब्रेक से पहले हमने जहां बातचीत को छोड़ा था, हमारे लिए कितने चांसेस हैं कि भारत जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ सकता है आगे? देखिए, भारत बिल्कुल तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। हम ऐसा हर काम कर रहे हैं जो हमें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तरह पोजीशनिंग करते हैं हम अपने आप को। आप देखिए, अगर हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे इम्प्रोवाइज हो रहे हैं। और अगर आप कंट्री की प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं तो 6 से 7% का जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो एक बहुत ही अच्छा नंबर लगता है मुझे, क्योंकि अभी हम 5th लार्जेस्ट हैं, और अगर हमें तीन नंबर पे आना है तो हमें अपने कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा। हमें अपने जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो यूथ है, हमें अपने यूथ को बिल्ड करना पड़ेगा। और यूथ को अगर हमें बिल्ड करना है तो हमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स को बिल्ड करना पड़ेगा। शायद हम लोग वहाँ पे 10 से 12% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, जो कि ज़्यादा नहीं है। जब हमने
रिफॉर्म्स की बात की थी, तो हमारा फोकस ये था कि शायद हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 22 से 23% कर पाएंगे, जो कि शायद नहीं हो पाया। भारत आज भी 10 से 12% पे खड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर जो है वो हमारा बहुत वीक हो गया है, एमएसएमई पे कुछ काम नहीं हुआ है, और मेक इन इंडिया जितने भी इनिशिएटिव्स थे, हमें उन इनिशिएटिव्स के अंदर कहीं ना कहीं बैठ के दोबारा रीवर्क करना पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा कि हम उन इनिशिएटिव्स में कहाँ गलत जा रहे हैं, जो हम सारी चीजों को आप मेरे इम्पोर्ट बड़े कर रहे हैं और अपने दिल के सवाल एक्सपोर्ट्स पर में ले यूज आए। कर पा रहे हैं। दरअसल मैं चर्चा यहीं ले जाना चाहता था, मेरा बड़ा दिल का सवाल। मैं तो चाहता हूं कि एक आध दिन इस पर कुछ अच्छी चर्चा की जाए, क्योंकि हकीकत ये है कि अगर संभावनाएं हैं, और देखिए संजीव जी, पूरे प्रयास किए गए, मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, स्टार्टअप क्रांति की बात की गई हो, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई हो, क्या नहीं किया गया। मतलब योजनाएं बहुत सारी आई हैं, और मैं इतने सारे स्टार्टअप्स के साथ जुड़ा रहा और उन पर किताबें तक लिख डाली, और ऐसा लगा था कि अब तो ये संभावनाओं से भरी दुनिया बन गई है, बट वो चीज, वो नतीजा नहीं आया। और जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिहाज से देखें तो वो संभावनाएं हैं भारत के लिए, गैप कहां छूट रहा है। मंशा है, प्रयास हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी कहा जाता है कि वो अपरोक्ष रूप से इसी को फायदा देगा, फिर दिक्कत कहां पर आती है, गैप कहां है। देखिए प्रवीण जी, प्रयास तो बहुत ही बड़े किए जा रहे हैं, और भारत की जो ये सरकार है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की, जैसा कि आपने स्वयं बताया कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, और इस तरीके के जो अनेकों महत्वाकांक्षी योजना के साथ हम कार्य कर रहे हैं, एक विकसित भारत के विजन के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया होती है, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है। चाइना ने भी अगर वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन करके उभरा, तो उसमें भी उसे एक लंबा समय लगा। 1979 के बाद से लगभग 40 वर्षों तक चाइना का काफी तेज गति से विकास हुआ। दशकों तक उसने डबल डिजिट की ग्रोथ को हासिल किया। लेकिन आज जो आप देखिए तो भारत की जो इकोनॉमी है, वो विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। और इसी वजह से मैं इस बात की प्रबल संभावना देखता हूं कि भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके जल्द ही उभरेगा। चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन में है, और जाहिर है जी। कि अमेरिका की इस तरीके की पॉलिसी की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी भी हिट होगी, और ये सारी जो स्थितियां बनेंगी, उसका जो फायदा है वो भारत जैसे एक युवा राष्ट्र को मिलेगा। जैसे सचिन जी ने कहा कि हमारा जो यूथ बल्ज है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको भी हमें लाभ उसका उठाना है। लेकिन इसके लिए जो बदलाव की आवश्यकता है, चाहे वो जीएसटी के रिफॉर्म्स हो, चाहे वो अनेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने की यस, लिए ईज ऑफ अनेक डूइंग कवायदे हों, बिजनेस। सारा कुछ भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसके लिए हमें धैर्य के साथ लगातार प्रगति की राह पर बढ़ना होगा। और ये जो अमेरिका में इस तरीके की एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से जो एक ग्लोबल ट्रेड वॉर जैसी स्थिति में विश्व जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज को अपने आप को यूटिलाइज मैंने करने इसको के लिए तैयार प्रैक्टिकली रखना ऐसे भी होगा। इस बात आइडेंटिफाई की भी किया था मैं कहूंगा। संजीव जी, मेरा बड़ा प्रिय विषय भी रहा कि ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिहाज से, चाहे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जाते हैं आप, एक अच्छे प्रयास चल रहे हैं, या एमएसएमईज को बढ़ावा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, यानी प्रोडक्शन को छोटे छोटे लेवल पर बढ़ावा देना। मैंने जैसा कहा ये बड़ा विस्तृत विषय है, और क्योंकि हम अंतिम दौर में चर्चा के पहुंच गए, तो सचिन जी इसी सवाल पर आप, गैप कहां पर है, आपको क्या लगता है, क्योंकि इस इशू को आपने उठाया भी, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, आपको कहां गैप लगता है और उसके लिए क्या प्रयास आपको लगता है कि अपेक्षित है आने वाले दिनों में। देखिए, अगर आप भारत की हिस्ट्री देखते हैं तो भारत ने आज तक इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी अपनी पॉलिसीज को रोल आउट किया है, हम उन पॉलिसीज के फाइनल रिजल्ट्स को कभी नहीं पहुंच पाते हैं। और शायद हम, अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपने उन पॉलिसीज का आउटकम्स क्या रहा, तो मेरे ख्याल से हम उन पॉलिसीज का कोई मेजरेबल आउटकम्स नहीं दिखा पाते हैं। हम कोई भी चीज़ लाते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, उसके बाद हम वो भूल जाते हैं कि क्या वो हम उसको मैनेज कर रहे हैं, क्या हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, क्या हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, क्या हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं, क्या हम उन पे इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं। अभी आप अगर 2-3 दिन पहले जो स्टार्टअप पे जो डिबेट हुआ था, मैंने उस पर बहुत लंबा क्रिटिकल एनालिसिस भी किया था कि अगर मेरे मेरे स्टार्टअप फोरम्स को अगर मैं एक रिसर्च का एनवायरनमेंट नहीं दे रहा हूँ, आज हम एआई की बात करते हैं, अगर आप एआई का बजट देखते हो तो सरकार ने सिर्फ 400 करोड़ रुपए का बजट दिया है। तो 400 करोड़ के बजट में आप एआई का रिसर्च कैसे कर पाएंगे, कैसे आप गूगल बना पाएंगे, कैसे आप फेसबुक बना पाएंगे, कैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, अर्बन मोबिलिटी कर पाएंगे। सरकार को सिर्फ प्रोग्राम्स बना के छोड़ देना नहीं है, सरकार को उन प्रोग्राम्स के अंदर
अपनी, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी हमारी इस पूरी मेस के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि गॉट इट सर, क्योंकि आपने संक्षेप में सही, क्योंकि समय सीमित था, लेकिन आपने कुछ कुछ पॉइंट रख दिए और वो बिल्कुल सही है। और हम जब इनको एनालाइज करते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि हम इनोवेशन चिल्लाते रहे, बट रियल इनोवेशन से ज्यादा कॉपीड, या हम देखते थे कि कोई एक उस पर चल रहा है तो सारे के सारे ऐप बनाने में लग गए, सब सोच रहे थे कि ऐप बनाकर ही हम स्टार्टअप बना लेंगे। सॉलिड प्रोडक्शन, सॉलिड इनोवेशन बहुत पीछे रहा, और R&D जो आपने कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत संक्षेप में सचिन जी। जी जी। हाँ, 1 मिनट लूंगा। देखिए, मेरे को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टर मेंटालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स देखते हैं और आप इंडियन इकोसिस्टम के इन्वेस्टर्स देखते हैं, तो हम जो इंडियन इकोसिस्टम है, हम लोग एक शॉर्ट टर्म विजन पे काम करते हैं। हमारा फोकस सिर्फ ये होता है कि हम स्टार्टअप बिल्ड करें और 2 साल 3 साल के बाद हम उसको एक्वायर करा दें। लॉन्ग टर्म हमारा विजन नहीं है, सस्टेनेबिलिटी हमारा विजन मैं नहीं आपकी है, बात और हम समझ गया। exit इस पर हमने policies की काफी बात भी की है कि इन्वेस्टर की तलाश रहती है, एक बार पैसा आ गया एक मुश्त, उसके बाद जयराम जी की। तो इस पर बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, ये बड़ा बड़ा मेरे लिए भी अजीज बहुत सब्जेक्ट है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन जी, और संजीव जी एक बार फिर आपका बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारियां दी। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।